एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे परिवार के प्रकार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के बारे में। संयुक्त परिवार क्या होता है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इससे जो लाभ होते हैं प्लस इससे जो हानियां होती हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो संयुक्त का मतलब होता है कि मिलजुल करके एक जगह पे जब कोई लोग रहते हैं, संयुक्त माने मिला जुला हुआ, ठीक है। तो इसकी परिभाषाएं अगर हम देखें तो जैसे इरावती कर्वे थे, तो इरावती कर्वे ने माना कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई का भोजन करते हैं, सामान्य संपत्ति से संबंधित होते हैं और सामान्य पूजा में भाग लेते हैं, किसी न किसी प्रकार से रक्त संबंध द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके से संयुक्त परिवार को बता दिया कि जहाँ पर लोग एक ही जगह पर रहें और जिनका खाना पीना सब एक ही में हो और उनका जो संपत्ति हो उसका बंटवारा ना हुआ हो, और जब भी कोई ओकेज़न हो तो उस पूजा में वो लोग भाग ले सामान्य रूप से, और आपस में रक्त संबंध द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हो। तो इस तरीके से आप समझो कि जैसे कोई किसी के माता पिता हैं, फिर उसके पुत्र पुत्रियां हैं, फिर उसके पुत्र पुत्रियां हैं, मतलब सामान्यतया 2 या 3 पीढ़ियां हो गई, और उन पीढ़ियों में फिर उनके जो कजिन्स वगैरह हुए, उनकी जो पत्नी हुई, उन सभी को मिला करके जो एक परिवार होता है, जहाँ पर संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त परिवार। आईपी देसाई ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य रहते हों। एकाकी परिवार जो जिसमें सिर्फ माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। तो एकाकी परिवार में कितनी पीढ़ियां होती हैं? एक तो माता पिता और दूसरे उनके अविवाहित बच्चे, यानी 2 पीढ़ियां। तो 2 पीढ़ियों से ज़्यादा के सदस्य जिस परिवार में रह रहे हों, आईपी देसाई के अनुसार वो संयुक्त परिवार है, और जिनके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबद्ध हों। देखो, इन्होंने रक्त संबंध के आधार पर बता दिया इरावती कर्वे ने, और आईपी देसाई ने बताया कि संपत्ति द्वारा भी संबंधित होने चाहिए, मतलब संपत्ति बटी नहीं होनी चाहिए, सबकी एक साझा संपत्ति होनी चाहिए। कोई ज़मीन है तो उस पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, या कोई उद्योग धंधा है या कुछ भी है तो उस पर सभी का समान रूप से अधिकार होना चाहिए, बंटवारा नहीं हुआ होना चाहिए। आय में सभी का समान रूप से सहभागिता होनी चाहिए, कि अगर कमा रहे हैं तो सभी लोगों का उस पर बराबर का अधिकार हो। जैसे क्या होता था कि कितने भी लोग कमाने वाले हों, जो मुख्य कर्ता होता है, मुखिया होता है घर का, उसको सारे लोग पैसे ला करके दिए, वो डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इस तरीके से होता है। फिर कुछ लोगों को अधिकार मिले होते हैं और उनके साथ में कुछ उसके कर्तव्य भी बंधे होते हैं। तो पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों द्वारा वो सदस्य एक दूसरे से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार की आत्मीयता और पारस्परिक संबंधों को इन्होंने नाम दे दिया है पीढ़ियों की गहराई। ये टर्म है, ठीक है, इसको समझिएगा। जो लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं संबंधों के द्वारा और बहुत ज़्यादा उनके बीच में आत्मीयता होती है, अपनापन होता है, तो इसको टर्म दे दिया आईपी देसाई ने कि पीढ़ियों की गहराई है। ये कितना गहराई से वो लोग कनेक्टेड हैं, कितना उनका जो रिश्ता है वो कितना मजबूती से, कितना प्रगाढ़ संबंध है उनके बीच में। माता पिता हैं, फिर उनके पुत्र पुत्रियां हैं, उनके फिर उनका विवाह होता है, उनकी पत्नियां हैं, उसके बाद उनके भी बच्चे होते हैं, फिर जो चाचा चाची हैं, बुआ हैं, ये सब लोगों का जो आपस में जो आत्मीयता का जो रिश्ता होता है, जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उनमें कितनी आत्मीयता है और कितना संबंध जो घनिष्ठ हैं, उसी को दर्शाते हुए इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार में जो आत्मीयता और पारस्परिक संबंध है, ये पीढ़ियों की गहराई है। टर्म दे दिया किसने? आईपी देसाई ने। मैक्स मूलर ने माना कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है और सांस्कृतिक विरासत भी है। मतलब भारत में आदिकाल से संयुक्त परिवार का ही प्रचलन रहा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो भारत के मूल्य हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, वो संयुक्त परिवार के फेवर में है।
कि एक कोई मुखिया करता हो जो कि नायक के समान हम जो परिवार के सदस्य हैं उनको निर्देशित करे, एक सही दिशा में लेकर के जाए और बाकी सभी उसका अनुसरण करें। तो इस तरीके से जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय संस्कृति है, वो संयुक्त परिवार के फेवर में है। तो भारत की आदि परंपरा रही है संयुक्त परिवार, और ये एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में आज भी विद्यमान है। सांस्कृतिक विरासत मतलब जो चीज़ पहले रही हो संस्कृति में और अभी भी वो चीज़ हो, तो सांस्कृतिक धरोहर या फिर सांस्कृतिक विरासत। किसने बताया? मैक्स मूलर ने। फिर एस.सी. दुबे ने परिभाषित किया है संयुक्त परिवार को और कहा कि यदि कई मूल परिवार एक साथ रहते हैं तथा उनमें निकट का नाता होता है। मूल परिवार यानी नाभिकीय परिवार, मतलब कि पति पत्नी हैं और उनके बच्चे हैं, वो एक मूल परिवार हो गया। फिर दूसरे हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, और फिर तीसरे। तो कई मूल परिवार एक साथ रहते हों, उनका निकट मतलब रक्त संबंध हो, निकट का नाता हो, एक ही स्थान पर भोजन करते हों, एक ही रसोई है, वहीं पे भोजन बनता है, सभी लोग भोजन करते हैं, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं, मतलब संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है और सभी मिलजुल करके उत्पादन करते हैं और फिर सभी का समान रूप से उस पर अधिकार भी होता है, तो उनके संयुक्त रूप को संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। किसने बताया? एस.सी. दुबे ने। कि अब ये मूल परिवार, कई मूल परिवार क्यों? जैसे आपके माता पिता यानी दादा दादी को ले लो, तो वो पति पत्नी है, फिर उनके बच्चे यानी आपके माता पिता, तो ये उनका मूल परिवार हो गया। फिर आपके माता पिता हैं और आप लोग हो, तो ये आपके माता पिता का मूल परिवार हो गया। फिर आपके जो नेक्स्ट जनरेशन और आप लोग, तो इस तरीके से ये आपस में जो इंटरकनेक्टेड जो रिलेशन बन रहा है, ये जब कई मूल परिवार एक स्थान पर रह रहे हैं और वो साझा संपत्ति में हिस्सेदार है, तो उसको इन्होंने संयुक्त परिवार कहा। तो ये डेफिनेशन याद करते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है सब में और सब ने लगभग बात वही कही है। इनकी बुक का नाम था मानव और संस्कृति, ह्यूमन एंड कल्चर। के.एम. कपाड़िया ने संयुक्त परिवार को सभी सामाजिक कार्यों के लिए कहा कि ये एक इकाई होता है, मतलब एक इकाई के समान, एक संयुक्त इकाई के समान मिलजुल करके जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनमें सहभागिता करते हैं इसके सदस्य, जो संयुक्त परिवार के सदस्य होते हैं। अब हम देखते हैं संयुक्त परिवार की विशेषताएं। तो कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये संयुक्त परिवार है और ये एकाकी परिवार है? तो देखो, संयुक्त परिवार के लिए जहाँ भी एक तो 3 पीढ़ियाँ होनी चाहिए, कम से कम 2 या 2 से अधिक पीढ़ियाँ होनी चाहिए, मतलब एक तो दादा दादी, एक माता पिता और एक बच्चे, और फिर उनमें कोई एक अदर संबंधी भी होना चाहिए, मतलब 2-3 पीढ़ियाँ यदि हैं तो उसको हम संयुक्त परिवार कहेंगे। प्लस संपत्ति में अभी बंटवारा नहीं हुआ हो और जो रसोई है वो सामान्य होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे जो पहली विशेषता है वो ये है कि सामान्य निवास होना चाहिए। सामान्य निवास मतलब एक सब लोग एक ही स्थान पे, एक कॉमन कोई घर हो, वहीं पे सब लोग रहते हो, तो सामान्य निवास होना चाहिए। एक सामान्य रसोई घर होना चाहिए। देखा होगा संयुक्त परिवारों में एक ही रसोई घर होता है, फिर स्त्रियां घर में चाहे जितनी भी हों, वो सभी लोग मिलजुल करके वहाँ पे कार्य करती हैं और कामों के बंटवारे के आधार पर वो लोग सारे कामों को निपटाती हैं। तो एक सामान्य रसोई घर होता है जिसमें भोजन बनता है और सभी सदस्यों को उसी रसोई घर का भोजन ग्रहण करना होता है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ और बनाया, तुमने कुछ और बनाया, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं, मिलजुल करके भोजन करते हैं। सामान्य संपत्ति होती है, जो भी प्रॉपर्टी है उस पे सभी का समान रूप से अधिकार होता है। किसी का भी चाहे वो कोई भी हो, सभी का समान रूप से उसमें अधिकार होता है, कोई बंटवारा नहीं हुआ होता। एक सामान्य पूजा या धार्मिक कर्तव्य में सभी लोग सहभागिता करते हैं, मतलब कोई भी जैसे दीपावली हो तो कोई भी पूजा होगी तो उसमें घर के सभी सदस्य भाग लेंगे ही लेंगे। तो कोई भी पूजा, कोई भी धार्मिक कर्तव्य, कोई भी यज्ञ हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो सभी लोग सहभागी रूप से उसमें सहभाग करेंगे ही, संयुक्त रूप से उसमें सहभागिता करेंगे। रक्त संबंधों के द्वारा जो लोग होते हैं वो जुड़े होते हैं और क्लोज्ड उनके बीच में रिलेशन होते हैं, चाहे वो आप भाई बहन के बीच में देख लो या माता पिता के बीच में देख लो, दादा दादी के बीच में देख लो, तो रक्त संबंध पाया जाता है और क्लोज रिलेशन पाई जाती है। फिर छठी विशेषता है कि बड़ा आकार। अब आकार तो बड़ा होगा ही, जब 2-3 पीढ़ियों के सदस्य हैं तो इसका जो आकार है वो बड़ा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। फिर अधिकार और दायित्व होते हैं, मतलब
सामान्यतः एक कर्ता होता है और फिर घर के जो अदर मेंबर होते हैं उनके बीच में कार्यों का विभाजन होता है और कुछ अधिकार होते हैं सभी के और कुछ कर्तव्य सभी के बंधे होते हैं। एक इकाई के रूप में वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। कहीं भी कोई भी कार्य हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि जितने सदस्य हैं उनका सबका अलग अलग बिखराव है, ऐसा नहीं होता है। सब लोग एक इकाई के रूप में बंध करके आपस में, जैसे राजनीतिक रूप से देख लो तो किसी को जैसे सपोज कि वोट करना है तो घर के जितने भी सदस्य होंगे सब एक ही को करेंगे। और कोई भी आर्थिक उत्पादन करना है तो वो लोग जितने भी लोग करेंगे सबका एक ही उद्देश्य होगा कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। तो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सभी तरीके से वो लोग एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। फिर पदों का संस्तरण होता है और कर्ता या मुखिया का प्रभुत्व होता है। संस्तरण मतलब ऊंच नीच। जो मुखिया होता है, जो कर्ता होता है, उसको सबसे बड़ा माना जाता है घर में। वो सामान्यतः सबका जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, जो बूढ़ा, जो सबसे बड़ा होता है, उसी को कर्ता बनाया जाता है। और वही जो घर का मुखिया होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है, उसका ज़्यादा रहता है, उसके अधिकार उसके ज़्यादा रहते हैं। फिर उसी के आदेश पर घर के ज़्यादातर सदस्य लोग कार्य करते हैं, या जिस तरीके से वो निर्देशित करता है लोगों को कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। और फिर उसके बाद फिर आयु के अनुसार पदों का संस्तरण होता है कि जैसे बड़े भैया, फिर छोटे भैया, फिर ऐसे। तो इस तरीके से आयु के अनुसार और रिश्तों के आधार पर कि जो रिश्तों में बड़ा है तो उसको ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। तो पदों का संस्तरण होता है और मुखिया का प्रभुत्व होता है। वो जो जैसे चाहता है घर में सारी चीज़ें वैसे ही होती हैं। तुलनात्मक रूप से अगर देखा जाए तो जो संयुक्त परिवार है ये स्थायी होता है। मतलब इसमें विभाजन की जो रहती है संभावना वो बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि मुखिया का प्रभुत्व होता है तो वो लोगों को अलग नहीं होने देता है। किसी भी तरीके से कोई भी चीज़, तनाव की स्थिति आती है, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव कुछ भी होता है तो वो कोशिश करता है कि घर में सब लोगों को वो संभाल करके एकजुट होकर के रख सके। तो वो किसी न किसी तरीके से इन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। तो तुलनात्मक रूप से स्थायी होता है, इसमें ज़्यादा बिखराव की संभावना नहीं होती है। तो ये तो हो गई विशेषताएं। अब थोड़ा सा देखते हैं संयुक्त परिवार के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं संयुक्त परिवार? तो मुख्यतः संयुक्त परिवार को हम 4 प्रकारों में बांट सकते हैं। तो पहले हम प्रकार देखेंगे और उसके बाद कहाँ कहाँ पे वो किन किन जातियों या किन किन समुदायों में पाए जाते हैं ये भी देखेंगे। तो 4 प्रकार वो हैं। एक है पितृसत्तात्मक, फिर मातृसत्तात्मक, फिर मातुल स्थानिक और नवस्थानिक। पितृसत्तात्मक, जहाँ पर जो कर्ता होता है वो पिता के पक्ष से होता है और विवाह के बाद जो कन्या है वो पति के घर जाती है। ठीक है, सामान्यतः सभी जगह पे यही वाला परिवार पाया जाता है, पितृसत्तात्मक। फिर मातृसत्तात्मक, ये कुछ जनजातियों में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो कर्ता है, जो मुखिया है, जो संपत्ति का अधिकारी होता है, मुख्यतः जो मुख्य व्यक्ति होता है वो माता के पक्ष से होता है। और विवाह के बाद जो स्त्री है वो पति के यहाँ पर फिर उसको नहीं जाना पड़ता। ठीक है, ये चीज़ रहती है। और मातुल स्थानिक जो होता है, जो मातुल स्थानिक, इसमें मामा के यहाँ उसको ज़्यादा, मतलब मामा के बाद उसके भांजे को फिर इस तरीके से रहता है। उसके बाद नव स्थानिक, जब जो विवाहित जोड़ा है वो ना तो अपने पति के यहाँ पे रहते हैं ना ही पत्नी के यहाँ पे, बल्कि अपना एक नया स्थान बना लेते हैं, खुद एक किसी नई जगह पे, किसी नए घर में रहना शुरू करते हैं। तो वो कहलाता है नवस्थानिक, जहाँ जहाँ पे ऐसी परंपरा पाई जाती है। तो ये अपने वहाँ तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, अपवाद स्वरूप देखा जा सकता है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तुरंत ही नए घर में शिफ्ट हो गए। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन से परिवार पाए जाते हैं। तो जो पितृसत्तात्मक है ये पाया जाता है हिंदू, मुस्लिम और भील में। ठीक है, और मातृसत्तात्मक जो है ये पाया जाता है नायर जनजाति में। वहाँ के परिवारों को तारवाड़ कहा जाता है, वहाँ के जो संयुक्त परिवार होते हैं। और खासी में पाया जाता है, गारो में और जैंतिया। तो खासी, गारो, जैंतिया और नायर में। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, भील में पाया जाता है पितृसत्तात्मक। ट्रोबियांडा द्वीप समूह में पाया जाता है मातुल स्थानिक। और हौसा जनजाति जो कि नाइजीरिया की है, यहाँ पर पाया जाता है
नवस्थानिक। तो ये है आपके ये याद कर लीजिएगा, ये पूछ सकता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जो परिवार के प्रकार हैं वो पाए जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार के लाभ क्या होते हैं, क्यों आखिर ये इतने समय तक अभी भी इसका अस्तित्व बना हुआ है। तो देखिए, एक तो संस्कृति की रक्षा होती है इससे। जो वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं वो बच्चों को जो पुरानी संस्कृति है, जो पुराने संस्कार हैं, उनकी सीख देते हैं, उनके बारे में उनको बताते हैं। तो इस तरीके से जो संस्कृति होती है उसकी रक्षा होती है, वो बनी रहती है। ठीक है। दूसरा, संपत्ति के विभाजन से बचाव हो जाता है, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो पाता। जैसे भूमि है तो सब लोग मिलजुल करके उसी भूमि पे खेती करते हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटती। क्या होता है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है तो फिर उस पे आप एक मुश्त जो खेती होती है वो नहीं कर पाते। फिर आप जो मास प्रोडक्शन है, मतलब एक बड़े स्तर पर जो होता है वो चीज़ नहीं कर पाते, और शक्तियों का एक तरीके से विभाजन हो जाता है। तो संपत्ति के विभाजन से बचाव होता है। बच्चों के लालन पालन में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। जो इसका सबसे मोस्ट एडवांटेज है संयुक्त परिवार का, कि वयोवृद्ध व्यक्ति होते हैं प्लस साथ में जो दूसरे दंपत्ति लोग रह रहे होते हैं, सभी के बीच में बच्चा बहुत ही आसानी से पल जाता है और अच्छे संस्कारों के साथ में वो बड़ा होता है। तो बच्चों के लालन पालन में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ की ये जिम्मेदारी होती है कि वही बच्चे को बड़ा करें, वही उसकी देखभाल करें। तो जैसे कई बारी होता है कि दोनों लोग वर्किंग हैं तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर पेरेंट्स हैं और घर के अदर जो मेंबर हैं तो बहुत इजीली हो जाता है। तो बच्चों के लालन पालन में संयुक्त परिवार बहुत ही सहायक साबित होता है। परिवार के सदस्यों का एक उचित मार्गदर्शन हो जाता है। जो कर्ता होता है, जो मुखिया होता है, वो परिवार के जितने भी मेंबर हैं उन सभी का सही तरीके से मार्गदर्शन करता है। कैसे? अपने अनुभवों के आधार पर। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ हमें हमारे अनुभवों से आती है। जो चीज़ एक्सपीरियंस के आधार पर आती है वो चीज़ सबसे बेस्ट होती है। तो जो कर्ता होता है या जो वयोवृद्ध व्यक्ति, अदर जो घर के मेंबर होते हैं, वो अपने अनुभवों के आधार पर एक सही दिशा देने का कार्य करते हैं। दूसरे सदस्यों को कोई भी समस्या होती है तो आपस में परामर्श करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं, और फिर उसके बाद एक अच्छा सा समाधान निकल करके आता है। फिर मनोरंजन का एक संसाधन होता है। जैसे पहले आपको याद होगा, पहले के टाइम में क्या होता था कि अब गांव में अक्सर ऐसे होता था कि दादा दादी या फिर बड़े भैया, छोटे भैया, सब लोग मिल करके कहानियाँ वगैरह कहते थे और पहेलियाँ बुझाई जाती थी। आपस में खेल कोई मज़ेदार खेला जाता था। तो ये सब चीज़ें मनोरंजन का एक स्वस्थ मनोरंजन कह सकते हैं ना, स्वस्थ मनोरंजन। अभी क्या है, बच्चे के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, बड़े के हाथ में भी फ़ोन है, सबके हाथ में फ़ोन है। अब उसमें वो अच्छा भी देख सकता है चीज़ें और बुरी चीज़ें भी देख सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा होता है। तो स्वस्थ मनोरंजन का साधन होता है संयुक्त परिवार में, वहाँ पे कोई ये डर नहीं रहता। फिर सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। जो बच्चा है एक तो उसके अंदर संस्कार डाले जाते हैं, प्लस जो बड़े लोग होते हैं उनको भी डर रहता है कि जो करता है वो कहीं हमें टोका टाकी ना करे, हमें कुछ कहे ना, या फिर हम पे उसका अंकुश रहेगा। तो जो एक डर रहता है मन में, उससे व्यक्ति अनियंत्रित नहीं होता है, सामाजिक विघटन नहीं होने पाता है। सामाजिक नियंत्रण में सारी चीज़ें होती है। तो सामाजिक नियंत्रण में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, एक तो सामाजिकरण के द्वारा और दूसरा एक जो थोड़ा सा डर, जो भय जो होता है उसके द्वारा भी। प्लस संकट काल में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। किसी पे कोई विपत्ति आ गई अचानक से, तो जितने भी सदस्य होते हैं परिवार के, वो सभी लोग मिलजुल करके इकाई के जैसे उनका सहयोग करते हैं। जैसे किसी की तबीयत खराब होगी अचानक से, तो जितने भी सदस्य हैं मिलजुल करके उसकी सेवा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही के माथे सारा कुछ है, अब वो कैसे मैनेज करेगा। तो संकट काल में बहुत ही ज़्यादा सहायक साबित होता है। प्लस श्रम विभाजन वहाँ पे होता है, कामों का बंटवारा रहता है, काम बटे होते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। तो किसी एक पे बोझा नहीं रहता है और सभी कार्य बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। तो ये होते हैं लाभ। अब ऐसा नहीं है कि संयुक्त परिवार अच्छा ही अच्छा है, क्योंकि यदि अच्छा ही होता तो टूट क्यों रहा है फिर? तो कुछ बुराइयां ही हैं, तभी तो टूट रहा है। तो क्या बुराइयां हैं या क्या हानियां हैं? तो संयुक्त परिवार में जो बुराइयां हैं वो इस प्रकार हैं कि जो सबसे
बैड इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है वो होता है वुमेन्स पे। बेसिकली जो नवविवाहिता आती हैं या फिर अगर वो घर में सबसे छोटी हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय तरीके की हो जाती है। स्त्रियों की एक तरीके से कह सकते हो दुर्दशा हो जाती है। आपने सुना होगा ना, अक्सर जो मैरिड लोग होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि उनके इन लॉज बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या फिर उनके जो परिवार के जो ससुराल के जो दूसरे मेंबर्स हैं वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो ये चीज़ तभी होती है, क्यों? क्योंकि आपस में बहुत ज़्यादा मनमुटाव की स्थिति हो जाती है। अक्सर छोटे छोटे टॉपिक्स पे झगड़ा होने लगता है। ये सब चीज़ें पारिवारिक कलह होने लगती है आपस में कि अ, उन्हें ज़्यादा अधिकार मिला है, मुझे कम अधिकार मिलता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। स्त्रियों के लिए संयुक्त परिवार बिल्कुल भी सही नहीं होता, मतलब उनकी प्रोग्रेस में एक तरीके से बाधक साबित होता है। जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। किस तरीके से? भाई सीधी-सी बात है कि बच्चों को पालन-पोषण में आपको ज़्यादा करना नहीं पड़ रहा है, तो फिर दंपति को कोई टेंशन तो होती नहीं है। तो इस वजह से जनसंख्या वृद्धि में सहायक होता है। व्यक्तित्व विकास में बाधक होता है। जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी है वो जब बहुत ज़्यादा उस पे अंकुश लगाया जाता है तो कहीं न कहीं वो दब करके रह जाती है। देखा होगा आपने, बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा पड़ा होता है, वो कुछ करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उनको परमिशन ही नहीं दी जाती और इस वजह से वो अपना मन महसूस करके रह जाते हैं। तो जो उनका टैलेंट है वो दब करके रह जाता है। तो व्यक्तित्व के विकास में ये जो संयुक्त परिवार की कुछ चीज़ें हैं वो बाधक साबित होती हैं। अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। देखो क्या होता है कि संयुक्त परिवार में जितना भी कुछ होता है सब पे बराबर का अधिकार है, तो ऐसा किसी को टेंशन होती नहीं है कि हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पता ही है कि घर में जितनी चीज़ें हैं तो अगर आएगा तो सबको ही मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है वो कमा ही रहे हैं तो हम क्यों करें। तो अकर्मण्य व्यक्तियों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। अब जब एकाकी परिवार होगा, खुद ही को करना है सारा कुछ, तो सोचोगे ही कि चलो ठीक है, जब हम ही को करना है, हम ही को खाना है, तो चलो काम करते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा-सा एक माइनस पॉइंट है। उसके बाद कर्ता की बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारिता हो जाती है। जो मुखिया होता है वो जो चाहता है करता है, क्योंकि उस पे अंकुश तो होता नहीं है। अब उसको आप बोल भी नहीं सकते क्योंकि वयोवृद्ध है। बोलोगे तो फिर समाज के लोग आपको कहेंगे कि ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं, सम्मान नहीं करते, आप में संस्कार नहीं है, ये है, वो है। तो कर्ता की बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारिता हो जाती है। वो जिस तरीके से चाहता है वैसे ही घर को चलाता है, कोई भी उसको कुछ भी बोल नहीं पाता। तो ये थोड़ा-सा एक और बैड पॉइंट है। फिर जो लास्ट पॉइंट है वो है गोपनीय स्थान का अभाव हो जाता है। स्पेशली जो नव दंपत्ति होते हैं, जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, तो उनके लिए प्राइवेसी ढूँढना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट होता है संयुक्त परिवार में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप इनको कर सकते हो कि ये लाभ और ये हानियाँ। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि संयुक्त परिवार का किस तरीके से विघटन होता है, और यदि विघटन होता है तो फिर कौन सा परिवार बनता है, और परिवार से रिलेटेड जो कुछ और टॉपिक है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कल हमारा ये परिवार वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना टॉपिक उठाएंगे। तो ऐसे ही बुक्स भी पढ़िए, वीडियोस भी देखिए, टाइम मैनेज करिए, क्योंकि आप ही को करना है। आपकी लाइफ अच्छी बननी है तो संघर्ष तो करने ही करने हैं। कैसे करना है वो आप देख लीजिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।